राजनीतिक गलियारों में एक बहुत बड़ा जो है कि सवाल गूंज रहा है कि बिहार में क्या कांग्रेस है महागठबंधन के हार के कारण? इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये बात सही है, गलत है? इसी बातों पर हम आपको प्रकाश डालेंगे कुछ आंकड़ों के साथ। लेकिन उसके पहले हम बता दें, जब हम ओपिनियन पोल कर रहे थे उस टाइम भी हम कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिल गई हैं। बिल्कुल कांग्रेस को कुछ ज़्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन केवल एक वही तथ्य नहीं है, इसके पीछे और बहुत सारे कारण हैं हार के। और इसलिए अब इसका जवाब दो हो सकता है। एक तो कांग्रेस हार का कारण है, ये बात सही है। दूसरा, कांग्रेस हार का कारण नहीं है, यह भी बात सही है। दोनों बातें सही हैं, लेकिन दोनों को समझने के लिए पहले आपको, हमको, हम सबको आंकड़ा को समझना होगा। और वो आंकड़ा अब हम आपके सामने रख रहे हैं। कांग्रेस जिन 70 सीटों पर लड़ी थी, उन 70 सीटों में अगर हम पिछले आंकड़ों को निकाल कर देखें तो एनडीए काफ़ी मजबूत थी उन 70 सीटों पर। उन 70 सीटों में अगर हम 2010 के आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पे एनडीए काफ़ी मजबूत स्थिति में थी। और 70 में 65 सीटें जो है कि एनडीए जीतने में सफल रही थी 2010 के चुनाव में। लेकिन 2010 में एक बात और हमको ध्यान रखना होगा कि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन किसी से भी नहीं था। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने बताया ये बात, बहुत सारे मीडिया चैनल ने भी बताया कि 70 सीटों में 65 सीटों पर एनडीए जीती थी। लेकिन तब कांग्रेस का आरजेडी से गठबंधन नहीं था। उस समय कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी। यही कारण था कि 70 में से जो है कि 65 सीटें जो है कि एनडीए जीत गई। यानी इससे स्पष्ट होता है कि यह जो तर्क कांग्रेस की तरफ से या कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से दिया जा रहा है कि कांग्रेस को केवल कमज़ोर सीटें दी गई, यह तर्क बिल्कुल ही सत्य नहीं है। एक और यहाँ पे हम आपसे बात बताना चाहते हैं। देखिए, जो कांग्रेस जिन 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी उसमें से 35 सीटों के आसपास करीब 30 से 35 सीटें ऐसी है जो बीजेपी के अनुकूल है। ये बिल्कुल सही है। अपर कास्ट वाली बहुत सारी सीटें हैं और स्थिति वर्तमान में ये है कि अपर कास्ट का मैक्सिमम वोट, कम अगर 100% वोट है तो उसमें से 90 से 85% वोट का जो रुझान है वो इस समय यूपी और बिहार में वो बीजेपी की तरफ है। और अपर कास्ट इस समय बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए ये जो है कि एक कमजोरी थी, बीजेपी की मजबूती थी। तो हम यहाँ मान सकते हैं कि हाँ, कांग्रेस के लिए थोड़ा कठिन सीटें ज़रूर थी। तीसरी बात है सीमांचल की। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सीमांचल एरिया की बात करें, जो कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड था सीमांचल में, वो था मुस्लिम वोटर। इसीलिए आरजेडी ने सीमांचल में कई सीटें जो है कि कांग्रेस को दी थी। आरजेडी को, महागठबंधन को लगता था कि कांग्रेस जो है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर जो है कि अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और इसीलिए आरजेडी ने वहाँ पे सीटें छोड़ी। और सीमांचल से जो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी कि कांग्रेस ज़्यादा सीटें लेकर आएगी, वहाँ पे एआईएमआईएम ने, असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और आरजेडी दोनों के उम्मीदवारों को नुकसान पहुँचाया। और करीब 13 से 14 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर एमआईएम की वजह से जो है कि कांग्रेस और आरजेडी की हार हुई है। यदि एमआईएम नहीं होती या फिर एमआईएम की तरफ वोट नहीं जाता तो सीटें निकल जाती। हालांकि एआईएमआईएम ने भी 5 सीटें निकाली, और जो 5 सीटें निकाली वो कांग्रेस के खाते के ही आप मान के चलिए, क्योंकि उन सब पे कांग्रेस का ही स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था। तो ये तो बात हमने अब बताई कि भाई कांग्रेस के कुछ सीटें अनुकूल भी थी, कुछ प्रतिकूल भी थी। कांग्रेस के लिए थोड़ी सी कठिन सीटें थी। और दूसरे तरीके से देखें तो ऐसी सीटें भी थी जो कांग्रेस निकाल सकती थी। करीब 70 में 30-35 सीटें निकाल सकती थी, और बाकी सीटें ज़रूर कुछ कठिन थी। तो लेकिन देखिए, चुनाव आसान नहीं होता है। चुनाव कोई आपको थाली में परोस कर नहीं देगा कि आप जो है कि जीत जाओ। कोई भी पार्टी आपके सामने लड़ेगी तो जीतने के ही लड़ेगी, कोई आपको जो है कि थाली में परोस के जीत नहीं देगा। चलिए, एक बात आपको यहाँ पर, कुछ बातें आपसे यहाँ पर हम करना चाहेंगे। टिकट का बंटवारा, कांग्रेस का जो सबसे बड़ा गलती रहा वो टिकटों का बंटवारा रहा। पैराशूट कैंडिडेट, यहाँ के कैंडिडेट वहाँ, दिल्ली का कैंडिडेट मुंबई, मुंबई का कैंडिडेट जो है कि चेन्नई। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि पैराशूट इन्होंने कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा उतारे। सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं पटना साहिब की। पटना साहिब जो है कि बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। बिल्कुल सही बात है, नंदकिशोर यादव हमेशा से जीतते रहे हैं। अब जो स्ट्रांग होल्ड है वहाँ पर आपको लोकल लीडर को उतारना चाहिए, लेकिन अपने भागलपुर से कैंडिडेट प्रवीण कुशवाहा को लाया और नंदकिशोर यादव जैसे कद्दावर नेता के सामने उतार दिया। और उसी का कारण रहा कि वहाँ पे आपको हार मिली। जबकि पटना साहिब में पिछली बार
बड़ी ही मुश्किल से नंद किशोर यादव केवल 2000 वोट से जीते थे संतोष मेहता के सामने, जो आरजेडी की तरफ से। और आरजेडी के संतोष मेहता तैयारी भी कर रहे थे चुनाव लड़ने की, और काफ़ी कुछ जो है कि अपने क्षेत्र में उन्होंने अपना वर्चस्व बना के रखा हुआ है, काफ़ी जो है कि स्ट्रांग होल्ड बनाया हुआ है। लेकिन आरजेडी के कैंडिडेट अगर संतोष मेहता को कांग्रेस उतार देती तब भी कांग्रेस को फ़ायदा होता, लेकिन कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट दिया, वो भी भागलपुर के कैंडिडेट को पटना में उतारा। अब आप समझ सकते हैं, भागलपुर के कैंडिडेट को आप पटना में उतार रहे हो, वो भी नंद किशोर यादव जैसे मजबूत नेता के सामने, तो हार तो मिलनी ही थी। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने वोट किया, कम से कम 80,000 वोट मिला है कांग्रेस को यहाँ पर, और नंद किशोर यादव को 97,000 वोट मिला, 70,000 वोटों का मार्जिन रहा। यदि संतोष मेहता को कांग्रेस पार्टी उतार देती आरजेडी के तो निश्चित तौर पर यहाँ पे सफलता मिलती, लेकिन कांग्रेस में टिकटों के बंटवारों को लेकर बहुत सारे गड़बड़ झाले हुए, जिस पर बाद में हो हल्ला भी हुआ। शुरू में भी हो हल्ला हुआ था, हंगामा हुआ था। हम उदाहरण के तौर पे 2-4 सीटें आपको बता देते हैं। वैसे तो कम से कम 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जिस पर गड़बड़ उम्मीदवार दिए गए थे। दूसरा देखिए बांकीपुर में इन्होंने लव सिन्हा को उतारा था, और बांकीपुर में बीजेपी के नेता जो नितिन नवीन हैं उनका काफ़ी स्ट्रांग होल्ड है। अब आप समझिए, लव सिन्हा जो करीब 10 दिन पहले केवल चुनाव में आते हैं और टिकट ले लेते हैं, जिनको पता भी नहीं है कि बांकीपुर के गली मोहल्ले कौन से हैं, बूथ कौन सा है, ऐसे लोगों को स्टार के बेटे को उतार दिया, और भी नितिन नवीन के सामने जो मजबूत कैंडिडेट था। वहाँ पर किसको उतारना चाहिए था? वहाँ पर लोकल व्यक्ति को, जो कि नितिन नवीन से काफ़ी जो है कि काफ़ी दिनों से जो है कि राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे, लगातार जो कि प्रयास कर रहे थे। आप लोकल व्यक्ति को उतारोगे तभी नितिन नवीन जैसे या फिर नंद किशोर यादव जैसे लोगों से का मुकाबला वो कर पाएंगे। तो ये भी फ्री में, देखिए पटना साहिब और बांकीपुर फ्री में दी गई जो कि सीटें, और इन कैंडिडेट के नाम के घोषणा होने के बाद बीजेपी वाले बिल्कुल आराम से सो गए कि अब तो जीत पक्की है, और जीत भी गए। एक और सीट हम उदाहरण के तौर पर बता देते हैं, जाले सीट, जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ। वहाँ पे उस्मानी साहब को इन्होंने लड़ा दिया, और ये उस्मानी जो है कि दिल्ली और अलीगढ़ में रहते हैं। ये दरभंगा के रहने वाले ज़रूर हैं, लेकिन दरभंगा में रहते नहीं हैं, जाले में। और जाले में जिसे लड़ाना चाहिए था उनको इन्होंने नहीं लड़ाया। लड़ाना चाहिए था ऋषि मिश्रा को, जो कांग्रेसी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, कद्दावर नेता थे। उनके जो है कि ये उन्हीं के परिवार से आते हैं, और कई बार वहाँ पर जो है कि चुनाव लड़े हैं, वहाँ पर विधायक भी एक बार रहे हैं, और पिछली बार जो है कि 5000 वोटों से हार गए थे, और काफ़ी कड़ी टक्कर दिए थे। और इस बार ये काफ़ी मेहनत कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए। देखिए जो लोकल लीडर होता है वो काफ़ी मेहनत करता है, 4-5 साल तक हारने के बाद तो दोबारा उसके जीतने का चांस रहता था। और जो है कि यहाँ पर वही स्थिति हुई जाले में। उस्मानी की वजह से जिन्ना का विवाद भी आ गया, तमाम चीज़ें आ गई, और इन्होंने ऋषि मिश्रा को टिकट नहीं दिया। यदि ऋषि मिश्रा होते तो निश्चित तौर पर अच्छा वहाँ पर परिणाम देखने को मिलता। तो ये भी सीट इन्होंने मुफ्त में बीजेपी को कांग्रेस वालों ने दी। सीट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। सीट नंबर 4 है नालंदा की, और नालंदा में जो है कि जेडीयू के श्रवण कुमार काफ़ी कद्दावर नेता जेडीयू के माने जाते हैं, लेकिन पिछली बार ये महागठबंधन होने के बावजूद 2-3 हज़ार वोटों से ही जीते थे, और इनका मुकाबला वहाँ पे कौशलेंद्र कुमार यानी छोटू मुखिया से था। और छोटू मुखिया आरजेडी से तैयारी कर रहे थे, पिछले 5 सालों से काफ़ी मेहनत कर रहे थे आरजेडी की तरफ से। छोटू मुखिया वही हैं जो पिछली बार श्रवण कुमार से 2-3 हज़ार वोटों से हारे थे, इसलिए इस बार वो काफ़ी ज़ोर शोर से लगे थे। कोरोना काल में भी लोगों की काफ़ी मदद कर रहे थे, और काफ़ी इनका माहौल बन गया था। और छोटू मुखिया ये चुनाव जीत सकते थे, लेकिन छोटू मुखिया को टिकट जो है कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, और कांग्रेस पार्टी ने एक नए नवेले व्यक्ति को वहाँ पे चुनाव उतार दिया। कद्दावर नेता के सामने उन्होंने नए नवेले व्यक्ति को चुनाव उतारा, जिसको ये तक नहीं पता था कि कौन सा पंचायत है, कौन सा गाँव है। और इसी का कारण हुआ कि जो है कि कौशलेंद्र कुमार यानी छोटू मुखिया निर्दलीय चुनाव लड़े, और छोटू मुखिया ही दूसरे नंबर पर रहे। करीब 10-15 हज़ार वोटों से चुनाव हार गए छोटू मुखिया। लेकिन सवाल ये है कि यदि यही जो कांग्रेस के खाते में 17,000 वोट आए और उसको जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे छोटू मुखिया की जीत हो जाती। यदि छोटू मुखिया को टिकट दिया गया होता तो छोटू मुखिया की इस बार जीत लगभग पक्की थी, क्योंकि छोटू मुखिया ने काफ़ी संघर्ष किया था श्रवण कुमार के खिलाफ, और काफ़ी जो है कि ज़मीनी जो है कि अपनी पकड़ बनाई थी। कोरोना काल में भी खूब मदद किया था। तो ये तो 4 सीटें हमने आपको बताई जो फ्री में दी गई बीजेपी को कांग्रेस की ओर से। इसके अलावा और बहुत सारी सीटें हैं, कम से कम 1 दर्जन से अधिक सीटें। अगर मैं सबका विश्लेषण करने बैठूं तो कम से कम ये आधे घंटे से ऊपर का वीडियो बन जाएगा। तो कुल मिला के कंक्लूजन में अगर हम अंततः देखें
तो कांग्रेस निश्चित तौर पर जो है कि एक हार का कारण बनी है, लेकिन दूसरा हार का कारण असदुद्दीन ओवैसी यानी AIMIM भी बनी है। यदि AIMIM नहीं होती तो यहाँ पर कांग्रेस को और आरजेडी को 13-14 सीटें आराम से मिल जाती, अपूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती। 10-15 सीटें ही तो कम है इनकी, करीब 13 सीटें ही कम है। 123 होने में 110 तो इनके पास है। तो यही स्थिति है, हमने आपको वो सच्चाई बताने की कोशिश की है जो तमाम मीडिया हाउसेस बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें मिस कर रहे हैं। अकेले कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, लेकिन बहुत हद तक कांग्रेस जिम्मेदार है।